हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जिस सेशन का आपको बेसब्री से इंतजार था, इतने लंबे समय से आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि सर हम मॉक टेस्ट तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि जिस लेवल के मॉक टेस्ट हम लोग दे रहे हैं क्या क्वेश्चन पेपर उसी लेवल का होगा। तो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी कि सर एक सेशन स्टार्ट करिए जिससे कि हमें यह पता चले कि एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो कैसा होगा। तो आइए आज हम लोग शुरू करेंगे एक नई सीरीज जो कि है मॉक टेस्ट के बेसिस पर टॉप 40 क्वेश्चंस आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, जीबीओ लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। चेक योर स्कोर, यहां पर हर एक सेशन में बेस्ट 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और यहां पर आपने 40 में से कितना स्कोर किया मुझे हर एक सेशन के लास्ट में जरूर बताइएगा। यहां हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे और सही आंसर देने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें सिर्फ सही आंसर देना है? सर वो तो देना ही है, लेकिन जल्दी में भी, क्योंकि एग्जाम में जो कंप्यूटर का पोर्शन है आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क में वो आपको 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर करना होगा, क्योंकि स्पीड भी मैटर करेगी मेंस के एग्जामिनेशंस में। तो ये 7 से 8 मिनट का सफर आप तभी तय कर पाएंगे जल्दी में जब कॉन्सेप्ट्स पर बहुत ज्यादा पकड़ आपको मिलेगी और यहां से आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट रहेगा आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल कैसा है और आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप कितना स्कोर कर पाते हैं। सर तैयारी कहां से करें? अगर कंप्यूटर को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यूज, पीडीएफ और मॉक टेस्ट के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क का कंप्लीट कंप्यूटर का कोर्स, जो कि शुरू हुआ है कब से? 15 मार्च 2024 से लाइव पैटर्न पर। और जितनी भी लाइव क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देखने को मिलेंगी। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, सारी वीडियोस मिलेंगी बिल्कुल बेसिक लेवल से, पूरे एग्जाम को फोकस करते हुए हर एक टॉपिक, उसकी पीडीएफ, उनके मॉक टेस्ट के साथ में। क्या सर इसके बाद भी हमें कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, ये कोर्स सफिशिएंट है बेटर स्कोर करने के लिए। सर इसकी वैलिडिटी क्या होगी? 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे परचेज कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए एक बार बढ़िया तरीके से यहां पर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, पढ़िए इस क्वेश्चन को। 32-bit operating system support up to dash storage capacity of RAM, whereas 64-bit operating system support up to dash। कह रहा है 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम रैम की डैश स्टोरेज क्षमता को सपोर्ट करता है, जबकि 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम डैश तक सपोर्ट करता है। अब यहां पर पहले एक बार क्वेश्चन को समझिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो या तो वो 32 बिट का होता है 32 बिट का, या तो वो 64 बिट का होता है यानी 64 बिट का। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर हम 32 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो यहां पर रैम की जो कैपेसिटी है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फिक्स है, और अगर हम 64 बिट वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं तो यहां पर रैम की जो कैपेसिटी है वो 32 बिट के कंपैरिजन में क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है। लेकिन कितना फर्क है? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। करेक्ट आंसर है 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो मैक्सिमम रैम सपोर्ट करेगी वो कितनी है? 4 जीबी, 4 जीबी। और अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज कर रहे हैं तो इस केस में मैक्सिमम जो रैम की कैपेसिटी है वो कितनी होगी? 2 टीबी यानी 2 टेराबाइट तक हो सकती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग भी पूछा जा चुका है कि 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितनी रैम सपोर्ट करेगी? 4 जीबी। और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कितनी रैम सपोर्ट करेगी? तो आंसर है
2 TB यानी 2 टेराबाइट, और मैंने इन क्वेश्चन को मर्ज कर दिया ताकि आपको यहां पर क्लियर कट डिफरेंस यहां पर दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, या रोम? क्या होगा करेक्ट आंसर? सोचिए। कैश मेमोरी की अगर बात करें तो ये वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी है, हम लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है? जी नहीं, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी तो आप जानते हैं रजिस्टर है, और रजिस्टर के बाद जिसका नंबर आता है वो क्या है? कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी किसके पास में होती है, किसके बीच में होती है? ये बात भी आप लोग जानते हैं कि कैशे मेमोरी प्रोसेसर यानी सीपीयू और रैम के बीच में मिलती है। लेकिन कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? तो करेक्ट आंसर है स्टैटिक रैम, यानी एस रैम इज द करेक्ट वन। रैम होती कितने प्रकार की है? तो आंसर है 3 प्रकार की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रैम। कौन कौन सी? स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम और एसडी रैम, यानी सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। जहां पर कैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? स्टैटिक रैम से। ऐसा क्यों? स्टैटिक रैम में क्या होते हैं? कई सारे ट्रांजिस्टर्स, और सबसे तेज जो आपकी मेमोरी होती है रैम में वो स्टैटिक रैम ही होती है। तो रैम में भी अगर हम कंपेयर करें तो स्टैटिक रैम सबसे फास्ट होगी, और कैश मेमोरी क्योंकि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट है तो ये किससे मिलकर बनी होगी? द आंसर इज इट इज मेड अप ऑफ स्टैटिक रैम। अच्छा, ये जो डायनेमिक रैम दी हुई है इसका यूज क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायनेमिक रैम का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, मोबाइल फोन्स में, स्मार्टफोन्स में। इन सब में जो आपकी रैम मिलती है दैट इज कॉल्ड डी रैम, यानी डायनेमिक रैम। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच मेमोरी इज वेरी क्लोज टू सीपीयू। कौन सी मेमोरी सीपीयू के बहुत करीब है? कैशे मेमोरी, रजिस्टर, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या एसएसडी? ये तो पता है ना कि कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है। बैंकिंग का भी फेमस है, एसएससी का भी फेमस है, रेलवे का भी फेमस है। ये क्वेश्चन तो सभी एग्जाम्स में आता है कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू यानी प्रोसेसर के बेहद करीब है? कैशे मेमोरी, रजिस्टर, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, या एसएसडी? क्या होगा आंसर? बिल्कुल, अगर हम ये क्वेश्चन में पूछते कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के अंदर है तो आंसर होता रजिस्टर। और अगर हमने ये पूछा कि ऐसी कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू के बेहद क्लोज है तो आंसर क्या होगा? रैम। रैम यानी मेन मेमोरी, और मेन मेमोरी को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अगर ऑप्शन में प्राइमरी मेमोरी गिवन ना हो तो इस केस में आंसर हो जाएगा रजिस्टर। अगर प्राइमरी मेमोरी ऑप्शन में ही नहीं है तो आंसर क्या होगा? रजिस्टर। लेकिन अगर प्राइमरी मेमोरी दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, और ये 2 तरीके की होती है, एक रैम और एक रोम। रैम हमारी 3 तरीके की होती है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, एसडी रैम, और रोम हमारी 4 तरीके की होती है। कौन कौन सी? पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम और मास्क रोम, है ना। 4 तरीके की, यहां तो 3 तरीके की दिखा रहा है, लेकिन एक और प्रकार होता है दैट इज कॉल्ड मास्क रोम। तो 4 तरीके की रोम और 3 तरीके की रैम होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम यूआरएल लेंथ इन कैरेक्टर्स इन गूगल क्रोम एंड एज ब्राउजर? बताओ, गूगल क्रोम और एज ब्राउजर में वर्णों में अधिकतम यूआरएल लंबाई क्या होगी? यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। ये तो आप जानते ही हैं कि यूआरएल क्या होता है, जहां पर हम एड्रेस टाइप करते हैं। google.com, facebook.com, उसी को तो यूआरएल बोलते हैं। तो कह रहा है गूगल क्रोम और एज ब्राउजर का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस केस में जो यूआरएल की लेंथ है वो कितने कैरेक्टर्स की होती है? वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, है ना। कई बार आपको मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन मिला होगा। करेक्ट आंसर क्या है? 2083 कैरेक्टर्स, यानी 2083 कैरेक्टर्स। किस केस में? गूगल क्रोम, एज ब्राउजर या इंटरनेट एक्सप्लोरर। इन तीनों में से किसी के बारे में भी पूछें तो आंसर क्या होगा?
2083 कैरेक्टर्स। यूआरएल क्या होता है? जिसकी शुरुआत HTTP से होती है, प्रोटोकॉल से, जिसके आगे आपको डोमेन नेम दिया रहता है, उसके आगे एक्सटेंशन दिया रहता है ना, दैट इज कॉल्ड अ यूआरएल। और अगर हम बात करें दूसरे ब्राउजर्स की, अगर क्रोम की बात करें, एज की बात करें और इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करें, तो यहां पर कैरेक्टर्स की लिमिट कितनी है? 2083 कैरेक्टर्स। लेकिन अगर मोजिला फायरफॉक्स की बात करें तो ये कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है? 65,536 कैरेक्टर्स। अगर सफारी की बात करें जो कि एप्पल का ब्राउजर है, तो इस केस में कैरेक्टर्स की लेंथ कितनी है? 80,000 कैरेक्टर्स। और बाकी के केस में आंसर क्या होगा? 2083 कैरेक्टर्स, 2083 कैरेक्टर। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन रिटन इन डैश बाय एलन एमटेग। डैश को पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना जाता है जो एलन एमटेग द्वारा डैश में लिखा गया। बताइए, www 1991, नेक्सस 1990, VSNL 1987, आर्ची 1990 या इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995, या आता है? बताएंगे नहीं। क्या होगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग जानते हैं, दुनिया का जो पहला इंटरनेट सर्च इंजन है, सर्च इंजन का मतलब जिस पर हम चीजों को खोजते हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन है ना, उस पर हम चीजों को खोजते हैं। तो पहला जो सर्च इंजन है उसका नाम क्या है? आर्ची। आर्ची कब आया? 1990 यानी 1990 में। और किसने बनाया? तो आंसर है एलन एमटेग जी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज आर्ची। क्या 5 क्वेश्चन समझ में आए? बोलो। वेरी गुड। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। Which virus attaches with exe file and the resulting infected exe file attack other exe file and infect them? क्या कह रहा है? कौन सा वायरस exe फाइल्स के साथ जुड़ जाता है और परिणाम स्वरूप संक्रमित exe फाइल अन्य exe फाइल पर हमला करती है और उन्हें संक्रमित कर देती है? हम लोग जानते हैं जितने भी दुनिया में सॉफ्टवेयर हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है? exe। जब हम किसी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि वो exe फाइल्स बने होते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनको करप्ट करना, exe फाइल के अंदर वायरस को एंटर करना। क्या आंसर होगा? जब कभी भी क्वेश्चन में exe फाइल दिया हो और वायरस की बात कर रहे हो तो आंसर क्या होगा? पैरासिटिक वायरस। याद कर लीजिए, exe का मतलब पैरासिटिक। ऐसा क्यों? आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। हम लोग ने कहा कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबका एक्सटेंशन क्या होगा? exe, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जब हम किसी भी फाइल पे क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होती है, किसी भी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होती है। एग्जीक्यूट होने पर क्या होता है कि जो हमारी फाइल्स हैं वो रैम में जाती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और वहां जाकर वो क्या होती हैं? अपने आप को प्रोसेस करती हैं। और उसी समय, उसी दौरान जो पैरासिटिक वायरस है वो उस पर हमला करता है। कहां पर? रैम में। तभी हम बोलते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं उनको करप्ट करने के लिए, उन पर अटैक करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वायरस यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिक वायरस। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि पैरासिटिक वायरस का इस्तेमाल कहां किया जाता है? तो आंसर होगा इट अफेक्ट्स द exe फाइल। ये जो पैरासिटिक वायरस है ये exe फाइल्स को ही करप्ट करता है। बस ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय कंप्यूटर वायरस वर्म टू डुप्लीकेट इटसेल्फ? कंप्यूटर वायरस वर्म द्वारा स्वयं की नकल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तंत्र का उपयोग किया जाता है? बताइए। Which of the following mechanism is used by computer virus worm to duplicate itself? हम जानते हैं कि जितने भी वायरस या वर्म होते हैं उनका मेन काम क्या है? अपनी खुद की कॉपीज क्रिएट करना। अगर वो अपनी खुद की कॉपीज क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? डुप्लीकेसी होगी। डुप्लीकेसी होगी तो क्या होगा?
कंप्यूटर स्लो काम करेगा, और कंप्यूटर स्लो काम करेगा तो क्या होगा, सिस्टम हैंग करेगा। और यही तो मकसद है वायरस का या वॉर्म का। तो कह रहा है डुप्लीकेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्पॉन का, स्वैप का, इंक्रीज, इंक्रीमेंट या ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है स्पॉन, SPAWN। वायरस हो या वॉर्म हो, वो अपनी डुप्लीकेसी को कैसे बनाते हैं, स्पॉन का प्रयोग करके। अब ये स्पॉन करता क्या है, ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक फैक्स मशीन काम करती है या जैसे प्रिंटिंग वाली मशीन काम करती है। प्रिंटिंग मशीन क्या करती है, कई सारे प्रिंट आउट निकालती है। वैसे ही स्पॉन क्या करता है, जिस फाइल के संपर्क में आता है उसकी डुप्लीकेसी कर देता है, उसकी फोटोकॉपी कर देता है। और इतनी फोटोकॉपी कर देता है, इतनी डुप्लीकेसी कर देता है, इतनी रिडंडेंसी कर देता है कि फिर वो सिस्टम को ऑन करने में बड़ी दिक्कत आती है और हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम में वायरस आ गया है। क्या ये बात समझ में आई? तो डुप्लीकेसी इटसेल्फ किसके माध्यम से किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वॉर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस के संदर्भ में वॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो, वॉर्म का मतलब होता है राइट वंस रीड मैनी, है इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट वंस रीड मैनी। वॉर्म और वायरस में मेन अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर, वायरस को ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है। यानी वायरस तभी एक्टिवेट होगा जब हम किसी फाइल पे क्लिक करेंगे, वायरस तभी एक्टिवेट होगा जब हम पेन ड्राइव को अपने सिस्टम में लगाएंगे। यानी ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। लेकिन वॉर्म ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इंसान पर निर्भर नहीं है, ये अपने आप काम करता है, स्वचालित है, आत्मनिर्भर है और इसे ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसे यूजर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आंसर क्या होगा, टू हाइड द प्रेजेंस ऑफ द वायरस नहीं, टू स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस अ नेटवर्क विदाउट रिक्वायरिंग द यूजर इंटरवेंशन। जी हां, ये स्प्रेड करेगा नेटवर्क में, इंटरनेट पर, विदाउट रिक्वायरिंग मतलब बिना रिक्वायरमेंट के, बिना नीड के, किसके, यूजर के, बिना यूजर के दखल अंदाजी के ये अपने आप स्वचालित रूप से काम करेगा, दैट इज कॉल्ड वॉर्म। क्या ये बात समझ में आई? वायरस के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट है, जबकि वॉर्म को एक्टिवेट होने के लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। वेरी गुड। Among these which is not open source operating system, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनेक्स, Ubuntu, एंड्रॉइड, यूनिक्स या OpenBSD? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स का मतलब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है और जिसके साथ साथ हम उसमें बदलाव भी कर पाए, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। लाइनेक्स क्या ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? जी हां, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बदलाव भी किया जा सकता है। Ubuntu लाइनेक्स का ही वर्जन है, ये इसमें भी बदलाव किया जा सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड्रॉइड ये भी ओपन सोर्स है। यूनिक्स जी नहीं, यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है, जबकि यूनिक्स क्लोज्ड सोर्स है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, ये पेड है। तो आंसर क्या हो गया, दैट इज यूनिक्स। OpenBSD ये भी आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड OpenBSD। तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है? द करेक्ट आंसर इज यूनिक्स। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश एक्ट एज एन इंटरमीडियरी और मिडल मैन बिटवीन अ यूजर एंड द वेबसाइट दे ब्राउज। बताइए, उपयोगकर्ता और उनके द्वारा ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट्स के बीच मध्यस्थ या मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, उसे क्या बोलते हैं? इंटरमीडियरी है, बीच का रोल प्ले करता है। मिडल मैन है, किसके बीच में? यूजर और वेबसाइट के बीच में। यूजर यानी हम लोग, वेबसाइट यानी सर्वर, सर्वर के बीच में, और यूजर और सर्वर के बीच में जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं? प्रॉक्सी सर्वर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। क्यों? प्रॉक्सी सर्वर का काम क्या है? यूजर जब भी रिक्वेस्ट करेगा तो किससे करेगा? सर्वर से।
इसका मतलब कि सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन है। जी हां। जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है क्या वो खतरे में है? जी हां, क्योंकि सारा संकट उसी के ऊपर तो है। हैकर भी तो चाहेंगे कि उस सर्वर को हैक कर ले, तो किया क्या जाता है, उस सर्वर से पहले एक और सर्वर रख दिया जाता है जिसे बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर। उससे क्या होगा सर कि अगर हैकर अटैक करेगा तो वो डायरेक्ट सर्वर पर नहीं कर सकता, वो प्रॉक्सी सर्वर पर करेगा। और जैसे ही प्रॉक्सी सर्वर ने ये पता लगा लिया कि अटैक हुआ है, वो क्या करेगा, जिस सिस्टम से अटैक हुआ है वो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा या उसी को हैक कर लेगा। तो यानी मेन सर्वर को हैक करने से बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का। और ये किसके बीच में होता है, एक्चुअल सर्वर और यूजर के बीच में। यही तो कह रहा था कि डैश एक्ट एज एन इंटरमीडिएट और मिडल मैन बिटवीन अ यूजर एंड दी वेबसाइट दे ब्राउज। यूजर और वेबसाइट, वेबसाइट का मतलब ही सर्वर है, तो आंसर क्या हो गया, प्रॉक्सी सर्वर। उपयोगकर्ता और उनके द्वारा ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट के बीच जो काम करेगा वो क्या है, प्रॉक्सी सर्वर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है। ब्रॉडबैंड का मतलब हाई स्पीड, और इनमें से कौन सा हाई स्पीड कनेक्शन नहीं है, यानी स्लो कनेक्शन है। और स्लोएस्ट कनेक्शन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, डीएसएल कनेक्शंस, यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फास्ट कनेक्शन को बोलते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन, या डायल अप कनेक्शंस, या सैटेलाइट कनेक्शंस, या केबल कनेक्शंस, या वीपीएन कनेक्शंस। जबकि स्लो कनेक्शंस को बोला जाता है डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फास्ट कनेक्शन के लिए राउटर का प्रयोग करते हैं, जबकि स्लो कनेक्शन यानी डीएसएल के लिए मॉडेम का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन भी काफी पॉपुलर है कि डीएसएल नेटवर्क के साथ साथ किस डिवाइस का यूज किया जाएगा, तो आंसर है मॉडेम। जबकि डायल अप, सैटेलाइट, वीपीएन और केबल्स के साथ में किसका यूज करेंगे, तो आंसर है राउटर का। क्लियर, वेरी गुड। यूजर राइट द प्रोग्राम इन विच लैंग्वेज। उपयोगकर्ता प्रोग्राम को किस भाषा में लिखता है, बताओ। लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, डेसिमल फॉर्मेट, मिडिल लेवल लैंग्वेज, या ऑल ऑफ दीज। आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, बिल्कुल सही आपने जज किया। यूजर जितने भी प्रोग्राम्स लिखता है वो इंग्लिश में लिखता है, और इंग्लिश में लिखी गई लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यानी थर्ड जनरेशन। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, फॉर्ट्रैन, बेसिक, कोबोल, ये सब आपकी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिन्हें थर्ड जनरेशन में रखा जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजिटली मैनिपुलेटिंग एन इमेज सच दैट एनी शेप्स पोर्ट्रेड इन द इमेज हैव बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टॉर्टेड। एक छवि को डिजिटल रूप से हेर फेर करने की प्रक्रिया क्या है कि छवि में चित्रित किसी भी आकार को महत्वपूर्ण रूप से विकृत कर दिया गया है। अगेन बेस्ट क्वेश्चन। सोचिए कि आपकी मैं इमेज ले लूं, है ना, आपकी मैं फोटो लूं और आपकी फोटो के साथ में कुछ छेड़छाड़ करूं और आपकी फोटो को खराब कर दूं, तो क्या होगा, सर लड़ेंगे आपसे कि आपने मेरी फोटो के साथ ऐसा क्यों किया। ऐसे ही होता है ना कि जब हमारी फोटो कोई खराब कर देता है तो लड़ने का मन करता है, और लड़ने को क्या बोलते हैं, वॉर, है ना, वॉर हो गई हम लोग के बीच में। तो वॉर का मतलब क्या है, वार्पिंग, यानी द करेक्ट आंसर इज वार्पिंग। कभी भी इमेज के साथ कोई छेड़छाड़ करने की बात की जाए, उसको खींचने की बात की जाए, उसको डिस्टॉर्टेड यानी इसको डिस्टॉर करने की बात की जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड वार्पिंग। डिजिटली मैनिपुलेटिंग एन इमेज, डिजिटल तरीके से इमेज को मैनिपुलेट करना, उसको खींचना, उसको खींचकर खराब करना, दैट इज कॉल्ड वार्पिंग। तो वार्पिंग इज द डिस्टॉर्शन ऑफ वन स्टैटिक इमेज टू प्रोड्यूस अनदर स्टैटिक इमेज, जिससे कि हम एक नई इमेज को प्रोड्यूस कर पाए, एक दूसरे तरीके की इमेज को प्रोड्यूस कर पाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वार्पिंग। क्लियर, वेरी गुड। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खींचना। वार्पिंग कहें या खींचना कहें, दैट इज सिमिलर थिंग। नेक्स्ट,
अ डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डैश। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना, हर किसी को पता है। बताइए, एक डिजिटल छवि हजारों से मिलकर बनती है। पिक्सल्स, बिटमैप, रेजोल्यूशन, वेक्टर इमेजेस या ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं कि इमेजेस दो तरीके की होती हैं, एक वेक्टर इमेजेस जो बढ़िया इमेजेस होती हैं, एक रास्टर इमेजेस जो कि ब्लर हो जाती है ना, जब हम उनको जूम करते हैं तो ब्लर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रास्टर इमेजेस, जिसे बिटमैप इमेज भी बोलते हैं। और रास्टर इमेजेस में किसका यूज होता है? पिक्सल्स का। तो आंसर क्या होगा? अ डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स। लेकिन एग्जाम में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि पिक्सल की फुल फॉर्म बताइए। तो ये याद रखने वाली रिक्वायरमेंट है कि पिक्सल स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, जहां पर पीआई का मतलब है पिक्चर और एक्सेल का मतलब है एलिमेंट, तो दैट स्टैंड्स फॉर पिक्चर एलिमेंट, है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच फाइल फॉर्मेट इज एक्सीलेंट फॉर एनिमेशन। एनिमेशन के लिए कौन सा फाइल प्रारूप उत्कृष्ट है? टिफ, जीआईएफ, जेपीईजी, पीएनजी या डब्ल्यूएवी? बताइए, विच फाइल फॉर्मेट इज एक्सीलेंट फॉर एनिमेशन। एनिमेशन का मतलब तो आप लोग जानते हैं ना कि कोई इमेज घूम रही है, एनिमेट कर रही है, और ऐसी इमेजेस को हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं? जीआईएफ इमेजेस, यानी ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जीआईएफ, और जीआईएफ इमेजेस की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट, द डैश टेक्निक इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ यूजर हु रीविजिट अ वेबसाइट। डैश तकनीक का उपयोग उस उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए किया जाता है जो किसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लगइन्स, स्क्रिप्ट, कुकीज, एएसपी या पेरिफेरल्स। हम लोग जानते हैं कि वेबसाइट पर यूजर की पहचान करने के लिए उसके पासवर्ड, उसकी इंफॉर्मेशन, वो क्या सर्च कर रहा है, ये सारी हिस्ट्री को देखने के लिए किसका यूज करते हैं? कुकीज का। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज कुकीज। कुकीज भेजता कौन है? सर्वर। और कुकीज स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर यानी क्लाइंट पर। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कुकीज आर सेंड बाय। तो कुकीज को भेजता कौन है? सर्वर। स्टोर कहां पर होती हैं? ब्राउजर यानी क्लाइंट के ऊपर, ब्राउजर पर। बिना हमारी परमिशन के वो स्टोर होती हैं, बिना हमारी परमिशन के वो निकल जाती है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब सर्वर ने उसको स्टोर किया और कब सर्वर ने सारी इंफॉर्मेशन को लेकर अपने पास में कैप्चर कर लिया। दिस इज कॉल्ड कुकीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन कुकीज नेचर बाय डिफॉल्ट। निम्न में से कौन डिफॉल्ट रूप से कुकीज की प्रकृति की व्याख्या करता है? कह रहे जो कुकीज है वो क्या है? नॉन वोलाटाइल है, स्थाई है, वोलाटाइल है, अस्थाई है, इंट्रांशिएंट है यानी अगेन स्थाई है, ट्रांशिएंट है यानी क्षणिक नेचर की है, या ऑल ऑफ दीज है। और ये तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी। तो हम लोग जानते हैं कुकीज क्या हैं? ये ट्रांशिएंट होती हैं, क्षणिक होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कुकीज को सर्वर स्टोर करता है अपने पास। ये हमारे कंप्यूटर में तो स्टोर रहती है तब तक जब तक सर्वर इसको ना ले ले, है ना। तो हमारे कंप्यूटर के लिए, हमारे ब्राउजर के लिए क्या है? क्षणिक है, ट्रांशिएंट इन नेचर है। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, टू फेच डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज्ड। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेने के लिए या लाने के लिए निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? बताइए। MAR, PC, IR, MBR या ऑल ऑफ दिस? ये सब क्या है? रजिस्टर के टाइप्स हैं। रजिस्टर जो कि फास्टेस्ट मेमोरी है, रजिस्टर जो कि टेम्परेरी मेमोरी है, रजिस्टर जो कि CPU के अंदर है, रजिस्टर जो कि फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। रजिस्टर की बात करें तो ये कई सारे टाइप्स की होती है, जैसे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, ये सभी रजिस्टर्स हैं। लेकिन ऐसा कौन सा रजिस्टर है जो सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को फेच करता है?
सेकेंडरी मेमोरी का मतलब परमानेंट। और हमारे दिमाग में क्या परमानेंट है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका एड्रेस क्या है, तो क्या ये परमानेंट है? जी हां, आप तुरंत बता देंगे कि सर मेरा एड्रेस ये है। इसका मतलब सेकेंडरी मेमोरी में वही चीज स्टोर होती है जो परमानेंट होती है, और परमानेंट का मतलब एड्रेस। तो यहां पर क्या स्टोर होगा रजिस्टर में? एड्रेस। द आंसर इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, दैट इज द करेक्ट आंसर, MAR। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लाने के लिए, सेकेंडरी मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क से अगर हमें डेटा लेकर आना है तो निम्नलिखित में से किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो हार्ड डिस्क से या SSD में से डेटा को फेच करके लाएगा? द आंसर इज MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मींस ऑफ मेमोरी एक्सेस फॉर CPU? निम्नलिखित में से कौन सा CPU के लिए मेमोरी एक्सेस का सबसे तेज साधन है? जैसे ही आपने देखा CPU और देखा फास्टेस्ट, यानी ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि फास्टेस्ट भी है और CPU के अंदर भी है? तो आपने कहा हो ना हो ये तो रजिस्टर ही है, यानी करेक्ट आंसर इज व्हाट? रजिस्टर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर डैश डिलीवर्स पावर सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट एट एप्रोप्रिएट वोल्टेज। एक कंप्यूटर के CPU में डैश सभी घटकों के उपयुक्त वोल्टेज पर बिजली की आपूर्ति करता है। कंप्यूटर में बिजली सप्लाई करने का काम किसका है? सोचो, कंप्यूटर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है या जितनी भी पावर है वो सप्लाई कौन करता है? बिल्कुल सही, दैट इज SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का ही काम होता है पावर को सप्लाई करना, है ना। इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा PCs यानी पर्सनल कंप्यूटर्स में, है ना, इसी तरीके का आपको दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, which of the following is used by ALU to store the intermediate result? निम्नलिखित में से किसका उपयोग ALU द्वारा इंटरमीडिएट परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है? CPU के 3 भाग होते हैं, CU, ALU और MU। ALU क्या करता है? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है जो अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस करेगा और लॉजिकल कैलकुलेशंस भी करेगा। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, प्लस माइनस, डिवाइड, है ना, ये सब करेगा। और इसके रिजल्ट को कहां पर स्टोर करेगा? रजिस्टर में। और वो रजिस्टर कौन सा होगा? एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर क्या रजिस्टर होगा? जी नहीं, द करेक्ट आंसर इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, यानी 4th ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्योंकि ALU का जितना भी रिजल्ट है वो कहां स्टोर होता है? रजिस्टर में। लेकिन किस रजिस्टर में? तो आंसर है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। क्लियर? वेरी गुड। CPU प्रोसेसिंग पावर इज मेजर्ड इन। CPU की जो प्रोसेसिंग पावर है उसको किस में नापा जाता है? उसको किस में मापा जाता है? IPS, SIPS, MIPS, नैनोसेकेंड या ऑल ऑफ दीज? हम जानते हैं कि प्रोसेसर या CPU की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, जो पावर है, उसको किस में नापते हैं? गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किप्स, मिप्स या फ्लॉप्स? अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो फ्लॉप में, लेकिन यहां पर क्या गिवन है? मिप्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर किप्स गिवन होता, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, तो वो सही हो जाता। अगर हर्ट्ज गिवन होता, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, तो वो सही हो जाता। तो डिपेंड करेगा गिवन क्या है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आंसर देना होगा। नेक्स्ट, फॉर अ ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस। एक ड्रॉप कैप के लिए अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए लाइंस में? फॉर अ ड्रॉप कैप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, हम लोग जानते हैं ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है? इनिशियल लेटर कैपिटल हो, बड़ा लिखा गया हो, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। इसका यूज MS वर्ड में किया जाता है। मिनिमम 1 लाइन के बराबर, डिफॉल्ट 3 लाइन के बराबर और मैक्सिमम 10 लाइन के बराबर ये होता है।
तो करेक्ट आंसर होगा 10 लाइंस। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखना शुरू किया, पहला लेटर आपने क्या किया, बड़े से लिखा, और इसकी हाइट कितनी दी आपने, 10 लाइन के बराबर। तो मैक्सिमम ये कितनी लाइंस के बराबर होता है, 10 लाइन। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइंस के बराबर होता है, 3 लाइंस के बराबर, 3 लाइंस। और मिनिमम 1 लाइन के बराबर होता है। ठीक, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप कैप। नेक्स्ट, कुकीज वर ओरिजिनली डिजाइंड फॉर। अभी हम लोगों ने समझा कि कुकीज जो होती हैं वो क्षणिक होती हैं, ट्रांशिएंट होती हैं नेचर में। हम लोग ने ये भी समझा कि कुकीज जो होती हैं वो यूजर की एक्टिविटी को स्टोर करती हैं इंटरनेट पर, है ना। जो बार बार हम लोग जिस वेबसाइट पर विजिट करते हैं वो हमारी क्या मेंटेन कर लेता है, सारी इंफॉर्मेशन कहां पर मेंटेन होती हैं, कुकीज पर। लेकिन कुकीज को ओरिजिनली डिजाइन किया गया है किसके लिए, कुकीज मूल रूप से किसके लिए डिजाइन की गई थी, क्लाइंट के लिए, सर्वर के लिए, बोथ ऑफ दीज दोनों के लिए, वेब प्रोग्रामिंग के लिए, या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए, बताइए। करेक्ट आंसर है कुकीज उसके लिए डिजाइन की गई थी जिसने हमारे कंप्यूटर में कुकीज को डाला, और कुकीज सेंड कौन करता है, सर्वर। तो आंसर क्या होगा कि कुकीज आर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, क्योंकि कुकीज कौन हमारे कंप्यूटर में डालता है, सर्वर। लेता कौन है इंफॉर्मेशन, सर्वर। तो ये किसके लिए बनाई गई, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए। तो सेकंड ऑप्शन इज दी राइट वन। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS PowerPoint 2021 टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। MS ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, 2021। और MS PowerPoint 2021 में नई स्लाइड को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। MS PowerPoint 2021 में नई स्लाइड डालने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं, द आंसर इज Ctrl+N। नहीं, N का प्रयोग तो तब करेंगे जब न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी। Ctrl+M का यूज करेंगे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, यानी Ctrl+M इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड। डैश व्यू इन MS PowerPoint 2021 shows you the current slide, next slide and your speaker notes। MS PowerPoint 2021 में दृश्य आपको वर्तमान स्लाइड, अगली वाली स्लाइड और आपके स्पीकर नोट्स को दिखाता है, उसे क्या बोलते हैं। पावर पॉइंट में जो करंट वाली स्लाइड भी आपको दिखा रहा है, अगली स्लाइड भी आपको दिखा रहा है, और स्पीकर नोट्स का ऑप्शन भी आपको दे रहा है। तो ऐसे व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंटर व्यू। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटर व्यू। और प्रेजेंटर व्यू में हमें करंट स्लाइड भी दिख रही है, अगली वाली स्लाइड भी दिख रही है, और अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए स्पीकर नोट्स का ऑप्शन भी दिख रहा है, नोट्स वाला ऑप्शन भी दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटर व्यू। नेक्स्ट, बाय डिफॉल्ट जीमेल लेट्स यू टू अनडू अ सेंड ईमेल फॉर अप टू डैश। डिफॉल्ट रूप से जीमेल आपको भेजे गए ईमेल को डैश तक पूर्ववत करने की सुविधा देता है। मान लीजिए कि आपने किसी को मेल भेजा है ना, सपोज आपने किसी को मेल भेजा, क्या उस मेल को अंडू कर सकते हैं, क्या उसको वापस मंगवा सकते हैं कि वो जाए ना। भेजने के बाद आप कहेंगे सर ऐसा तो हो नहीं सकता, भेज दिया तो भेज दिया, अब डिलीट थोड़ी ना होगा, सॉरी लिखना पड़ेगा कि गलत हो गया मेल। लेकिन इसको वापस किया जा सकता है, लेकिन 5 सेकंड के अंदर। जैसे ही आप मेल भेजते हैं सेंड का ऑप्शन भी आता है और अंडू का भी ऑप्शन आता है, लेकिन अगर आपने 5 सेकंड के अंदर अंदर उसको मंगवा लिया वापस, अंडू कर दिया, ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, तो वो अंडू हो जाएगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर वो अंडू नहीं हो पाएगा। यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बाय डिफॉल्ट जीमेल लेट्स यू अंडू अ सेंड ईमेल फॉर अप टू 5 सेकेंड्स। लेकिन क्या इस 5 सेकेंड को आप बदल सकते हैं? क्या 5 सेकेंड को आप 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड भी कर सकते हैं? जी हां, आप सेटिंग्स में जाकर अंडू की सेटिंग को आप डिफॉल्ट से 5 सेकेंड से बदल भी सकते हैं। 10 सेकेंड कर देंगे तो आप 10 सेकेंड तक उस मेल को वापस मंगवा सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। 20 सेकेंड कर देंगे तो 20 सेकेंड हो जाएगा, और 30 सेकेंड कर देंगे तो ये लिमिट
30 सेकंड तक हो जाएगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है 5 सेकंड। आप बदल सकते हैं किसमें, 10, 20, 30 सेकंड में भी। तो ये बात याद रखिएगा। सेंड कैंसिलेशन पीरियड है ना, इसका मतलब क्या है, भेजे गए मेल को कैंसिल करने का जो पीरियड है वो क्या है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड्स मैक्सिमम। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ MS वर्ड 365? MS वर्ड 365 की ड्रॉप डाउन सूची में उपलब्ध सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? हम जानते हैं MS वर्ड में फॉन्ट साइज में सबसे ऊपर दिया होता है 8 और सबसे नीचे दिया होता है 72। तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मैक्सिमम होगा वो कितना फॉन्ट होगा, 72। दैट इज द करेक्ट आंसर। सबसे ऊपर क्या है 8 और सबसे नीचे क्या है 72। कभी कभी सेकेंड लास्ट भी पूछ लेते हैं कि 72 के ऊपर वाला बताइए। सेकेंड लास्ट का मतलब लास्ट तो 72 है और सेकेंड लास्ट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 48। उसके ऊपर क्या है 36, उसके ऊपर क्या है 28। तो ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा कि 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48 और फिर 72। तो सेकेंड लास्ट क्या होगा 48 और लास्ट क्या होगा, दैट इज 72। क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। डैश एक सर्च इंजन कंपनी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास में है। बताइए, याहू के पास में ऐसी कौन सी सर्च इंजन नाम की कंपनी है जिसको याहू ने खरीद लिया? याहू ने कहा ये सर्च इंजन मुझे दे दो ठाकुर, है ना। ऐसी कौन सी कंपनी है? दैट इज कॉल्ड अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा इज अ सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। तो याहू ने अल्टा विस्टा से कहा ये अल्टा विस्टा मुझे दे दो ठाकुर, है ना, इसको मैं खरीदना चाहता हूं। कंपनी बोली कितने खोखे दोगे? याहू ने कहा जितना मांगो उतना दे देंगे, मैं बड़ी कंपनी हूं, है ना। तो अल्टा विस्टा खुशी खुशी याहू में जाकर मर्ज हो गई। क्लियर। तो अल्टा विस्टा इज अ सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। अल्टा विस्टा सर्च इंजन कंपनी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास में है। नेक्स्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर कॉमा थेसोरस कॉमा वर्ड काउंट फाउंड अंडर विच टैब इन MS वर्ड। MS वर्ड में वर्तनी और व्याकरण थेसोरस शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है? हम जानते हैं MS वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करनी हो, एंटोनिम या सिनोनिम के लिए थेसोरस हो, वर्ड काउंट करने हो, पैराग्राफ काउंट करना हो, कितनी लाइंस टाइप कर रही हैं ये सब जानना हो, तो किसका यूज करते हैं? रिव्यू टैब का। रिव्यू टैब में ये सब ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। रिव्यू टैब में हमें स्पेलिंग, ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट, रीड अलाउड, चेक एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, न्यू कमेंट, शो कमेंट जैसे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आजकल बड़ा फेमस है 3D प्रिंटर, है ना। 3D प्रिंटिंग की मदद से तो पोस्ट ऑफिस भी बना दिए गए, है ना। आपने GA में पढ़ा भी है ये बात। तो फादर ऑफ 3D प्रिंटिंग कौन है? चुक हुल। चुक हुल। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप, है ना, नमस्कार करिए सब लोग। तो ये हैं आपके 3D प्रिंटर के फादर यानी फाउंडर यानी पापा, दैट इज मिस्टर चुक हुल। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेस होल्डर गिवन इन पावर पॉइंट स्लाइड बाय डिफॉल्ट। पावर पॉइंट स्लाइड में डिफॉल्ट रूप से कितने प्लेस होल्डर दिए गए हैं बताइए। हम लोग जानते हैं प्लेस होल्डर किसे बोलते हैं पावर पॉइंट में? जो डॉटेड होता है, जिस पर हम कुछ प्लेस करते हैं, जिस पर कोई हम ऑब्जेक्ट, कोई इमेज, कोई टेक्स्ट प्लेस करते हैं उसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। और बाय डिफॉल्ट हमें 2 प्लेस होल्डर देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? 2 प्लेस होल्डर। कौन कौन से? एक तो होता है टाइटल लिखने के लिए, क्लिक टू ऐड टाइटल, और दूसरा होता है बॉडी लिखने के लिए,
यानी क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। तो एक प्लेस होल्डर गिवन है टाइटल के लिए, दूसरा गिवन है टेक्स्ट के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फॉर्मूला इन MS Excel 2019? MS Excel 2019 में हमें सम फॉर्मूला डालने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करना होगा? अगर सम करना होगा तो किस शॉर्टकट की मदद से बताइए? सम कर सकते हैं सिलेक्ट करके भी, लेकिन अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? सम फॉर्मूला ऑल्ट इक्वल्स टू, ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू जब हम करेंगे या ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो सम वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आ जाएगा और दी गई सीरीज सम हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड ऑल्ट इक्वल्स टू। नेक्स्ट, Microsoft Edge uses dash as the default search engine in the address bar and search box. Microsoft Edge एड्रेस बार और सर्च बॉक्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में किसका उपयोग करता है? हम जानते हैं Microsoft Edge किसका है? Microsoft का लेटेस्ट ब्राउजर, और Microsoft के लेटेस्ट ब्राउजर में जो सर्च इंजन होगा वो किसका होगा? सर Microsoft का। और Microsoft के सर्च इंजन का नाम क्या है? Bing। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकेंड इज द राइट वन, Microsoft Bing। तो Microsoft Edge एड्रेस बार और सर्च बॉक्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में किसका यूज करेगा? Bing का। डैश सर्वर इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिक्योर टनल कनेक्शन। कौन सा सर्वर का उपयोग एक सुरक्षित टनल कनेक्शन बनाने के लिए किया जाता है? सुरक्षित टनल का मतलब कि कोई हैकर उस इंफॉर्मेशन को हैक ना करे। अगर कोई ऐसा नेटवर्क बनाना है जो कि सिक्योर हो, टनल के फॉर्मेट में हो, और इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? VPN का, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? दैट इज कॉल्ड VPN सर्वर या VPN नेटवर्क विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ सिक्योर टनल कनेक्शन। और VPN के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो कौन सी है? PPTP, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इसका यूज किया जाता है VPN में एक सिक्योर कनेक्शन को बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल सेंड ईमेल? किस प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल ईमेल भेजता है? हम जानते हैं मेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होती है दैट इज कॉल्ड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन। मेल रिसीव करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? मेल को एक्सेस करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? तो आंसर होगा IMAP या POP3। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। अटैचमेंट के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? तो आंसर होगा MIME, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। नेक्स्ट, विच चिप एक्ट एज अ क्लॉक टू कीप द करेंट डेट एंड टाइम? कौन सी चिप वर्तमान दिनांक और समय को रखने के लिए घड़ी के रूप में कार्य करती है? क्या हमारे लैपटॉप में या स्मार्टफोन में क्या क्लॉक डेट और टाइम शो होता रहता है? जी हां सर। हम बंद कर दें और सिस्टम को ऑन करें तब भी वो अपडेटेड रहती है? जी हां सर। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये डेट और टाइम कहां पर स्टोर रहता है? द करेक्ट आंसर इज इन CMOS बैटरी, इन CMOS मेमोरी। द करेक्ट आंसर इज CMOS, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये CMOS क्या है? एक बैटरी होती है, एक चिप होती है, एक मेमोरी होती है कंप्यूटर में जहां पर डेट और टाइम स्टोर रहती है, और ये बायोस की सेटिंग्स के द्वारा ही चेंज की जा सकती है। और अगर ये डेट और टाइम ऑटोमेटिकली चेंज होने लगे तो इसका मतलब CMOS बैटरी वीक हो गई है। वी नीड टू रिकॉन्फ़िगर, वी नीड टू रीइंस्टॉल द CMOS बैटरी इन दैट केस। नेक्स्ट, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू मैक्सिमाइज द विंडोज? विंडोज को अधिकतम करने के लिए या बड़ा करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं? बताइए। अगर हमें विंडोज को बड़ा करना है, पूरे फुल स्क्रीन में करना है, तो किस फंक्शन की का यूज करेंगे? बिल्कुल सही, दैट इज F11 फॉर मैक्सिमाइज द विंडोज। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। F2 का इस्तेमाल टू रीनेम एनी फाइल और अ फोल्डर, किसी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F5 का यूज रिफ्रेश करने के लिए। F8 का यूज
सेफ मोड में ओपन करने के लिए, है ना, सिस्टम को सेफ मोड में ओपन करने के लिए, दैट इज F8, बहुत फेमस है। बोल्ड एंड इटैलिक आर एग्जांपल ऑफ डैश इन MS वर्ड 2021। MS वर्ड 2021 में बोल्ड और इटैलिक किसके उदाहरण हैं? फॉन्ट इफेक्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर या फॉन्ट फेस। करेक्ट आंसर इज फॉन्ट स्टाइल। बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, ये सब क्या है? फॉन्ट के स्टाइल ही तो हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, फॉन्ट स्टाइल। जबकि स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये फॉन्ट इफेक्ट हो जाते हैं। नाम अगर दिया हो जैसे कैलिब्री, सैंस सेरिफ, टाइम्स न्यू रोमन, ये बन जाते हैं फॉन्ट के नाम या फॉन्ट के फेस। कलर मतलब आप जानते ही हैं फॉन्ट का जो कलर होगा दैट इज कॉल्ड फॉन्ट कलर। फॉन्ट साइज का मतलब हम क्या फॉन्ट को साइज देना चाहते हैं, 8, 72, कितना साइज रखना चाहते हैं फॉन्ट का, है ना, दैट इज कॉल्ड फॉन्ट का साइज। और ये पूरे को क्या बोलते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। और MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl+D टू ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, है ना। तो ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको अच्छे तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से ही बनता है ना। व्हाट इज द शॉर्टकट की ओपन दी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड, इन MS एक्सेल, इन MS पावरपॉइंट? व्हाट इज फॉन्ट इफेक्ट, व्हाट इज फॉन्ट साइज, व्हाट इज फॉन्ट फेस, है ना। दीज आर दी वेरी वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस। हाउ कैन यू मेक द सिलेक्टेड कैरेक्टर सुपर स्क्रिप्ट? आप चयनित चरित्र को सुपर स्क्रिप्ट में कैसे बना सकते हैं? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है MS वर्ड में? बिल्कुल सही, Ctrl+Shift+। इसके द्वारा क्या होगा? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब पावर में वैल्यू, जैसे x², x³, x की पावर 4, है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट? सुपर स्क्रिप्ट। और इसकी शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+। सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? Ctrl=, जो नीचे चला जाएगा, H2O, दैट इज कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। और ये कैसे जाएगा? Ctrl=, की मदद से। क्लियर है? तो आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा कि आपका अपना पर्सनल स्कोर क्या रहा। क्या यहां पर समझाए गए सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए? ये भी कमेंट करके बताइएगा। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जिसका आंसर आप सभी को मुझे देना है। क्या है ये क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS वर्ड 2021 डॉक्यूमेंट? MS वर्ड 2021 दस्तावेज में प्रयुक्त डिफॉल्ट फॉन्ट क्या है? MS वर्ड 2021 का मतलब लेटेस्ट वाले वर्जन में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा है? टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, एलेगेरियन, कैलिब्री या सैंस सेरिफ? और इसके साथ में जो फॉन्ट का साइज है बाय डिफॉल्ट वो भी मुझे बताइएगा। फॉन्ट का नाम भी बताइएगा बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट में, और फॉन्ट का साइज भी बताइएगा मुझे बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट में। क्लियर? तो अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चाहते हैं कि कंप्यूटर को एक बार बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर अप करें तो आप जुड़ सकते हैं IBPS RRBPO क्लर्क के लेटेस्ट वाले कोर्स के साथ, जो कि 15 मार्च से आपका शुरू हुआ है। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। क्या उस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरी वीडियो या PDF को देखने की रिक्वायरमेंट है? जी नहीं, दैट इज सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कैसा लगा आपको यह सेशन? कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा आपको इस सेशन को करने के बाद? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।